जी कैफ 6 MFA कोई टेस्ट हमारे चल रहे हैं। अभी तक चैप्टर 11, 13 का एक टेस्ट हो चुका है, 11 और 13 का एक टेस्ट हो चुका है, चैप्टर 12 का एक टेस्ट हो चुका है, चैप्टर 14 का एक टेस्ट हो चुका है, चैप्टर 17 का एक टेस्ट हो चुका है और हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो है वो चैप्टर 16 और 9 का है। क्या ख्याल है? तो यूँ ये एक ग्रिड हमारी कवर होती नज़र आ रही है। उससे नेक्स्ट टेस्ट हमारा बजटिंग चैप्टर 15 का है। तो यहाँ तक कि ये ग्रिड जो है हमारी कवर हो जाएगी 11 to 17। क्या ख्याल है? पीछे हमारे पास ग्रिड बच गई चैप्टर 1 to चैप्टर 10। चैप्टर 1 to 9 हमने कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस वाइज सारा कवर किया हुआ है। कॉन्सेप्चुअली भी कवर किया हुआ है, प्रैक्टिस वाइज भी कवर किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हर चैप्टर को खोलना है, देखना है कि उसके अंदर और छोटी छोटी क्या डेफिनेशंस हैं वो कवर करनी है, साथ ये चैप्टर हमने रिवाइज करने हैं। ठीक हो गया? और इसकी बेस पर क्या होगा, इस वीक के अंदर हमारे टेस्ट होंगे। मीन्स एक वीक के अंदर हम पिछले 10 चैप्टर जो हैं चैप्टर 1 to 10 वो रिवाइज भी करेंगे। चैप्टर 10 भी आपके लिए ज़ीरो नहीं है। चैप्टर 10 आपके लिए ज़ीरो नहीं है। मीन, मीडियन, मॉड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ख्याल है, काई स्क्वायर, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। मीन 80% वो चीज़ें आपको आती हैं। जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, उनको रिवाइज करना है और एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों को थोड़ा सा और देखना है। ठीक हो गया? दिस मीन चैप्टर 1 to 10 जो है वो जस्ट रिवीजन है, ज़ीरो उसमें से कुछ नहीं है। तो इस वीक के अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 to 10 को डेली बेसिस पे यहाँ पे कवर क्या करेंगे। मीन जो स्टैट का चैप्टर 10 है वो हमारा डेली बेसिस पे साथ साथ पोर्शन चलता रहेगा। क्या ख्याल है? मीन उसका एक एक लेक्चर चलता रहेगा, 4-5 लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। बाकी पीछे से चैप्टर 1 to 9 है, बेसिकली वो 9 चैप्टर नहीं है, वो 8 चैप्टर हैं। उनमें चैप्टर 6 जो है वो क्या है, जस्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 6 कोई चैप्टर नहीं है, उसके अंदर क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कौन से हैं जो ऑलरेडी मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर हम कवर कर चुके हैं। ठीक हो गया? तो 1 to 10 ज़ीरो कुछ नहीं है, जस्ट हमने रिवाइज करना है इस वीक के अंदर। इस वीक में हमारा टारगेट है कि हमने चैप्टर 1 to 10 पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, कवर भी करना है और साथ डेली बेसिस पे उसके चैप्टर वाइज टेस्ट देके इस वीक में हमने वो 10 चैप्टर कवर करने हैं। क्या ख्याल है? और यूँ MFA जो है इस एक वीक के बाद हमारी पकड़ में आ जाएगा। दिस मीन ये वीक आपको पूरा का पूरा MFA पे डेडिकेट करना पड़ेगा। कितने घंटे? 12 से 15 घंटे डेली बेसिस पे MFA पढ़ना पड़ेगा। और इस वीक के बाद MFA पकड़ में है, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट्स को देखना अब क्या करना है। ठीक हो गया? मैंने पीछे आप लोगों को नहीं छेड़ा इतना। ये एक वीक आपको MFA को प्रॉपर देना पड़ेगा, जिसके अंदर हम 10 चैप्टर रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ उनके टेस्ट देंगे। ठीक हो गया? अभी हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 9। एथिकल डिसीजन मेकिंग का एक छोटा सा चैप्टर था, एथिकल डिसीजन मेकिंग। क्यों है ये चैप्टर? बेसिकली कि बिजनेस के अंदर समटाइम डिसीजन लेते हुए हम फंस जाते हैं किसी डायलेमा में। डायलेमा का मतलब क्या है? एक गंभीर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जहां पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। क्या ख्याल है? उस गंभीर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डायलेमा को रिजॉल्व कैसे करना है, उसमें हमें ये चैप्टर क्या कर रहा है, हेल्प दे रहा है। मेनली देखा जाए इस चैप्टर के अंदर 3 मेन टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर के अंदर 3 मेन टॉपिक्स हैं। एक कोड्स ऑफ एथिक्स है, कोड्स ऑफ एथिक्स, और एथिकल डिसीजन मेकिंग के 2 मॉडल हैं, कोड्स ऑफ एथिक और एथिकल डिसीजन मेकिंग के 2 मॉडल, एक AAA मॉडल और एक टक्कर मॉडल। हम बाकी इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें कुछ और हैं, कुछ 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा वाइंड अप और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं, वो देख के तो चैप्टर हमारा ये कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगा।
प्योर एथिक्स बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल हट के है बाकी सारे चैप्टर से। मीन चैप्टर 1 to 8 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, चैप्टर 10 to 17 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऑन इट्स ऑन ये एक इंडिविजुअल चैप्टर है एथिक्स के ऊपर जो हमें कवर करना है। क्यों? यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा रटा नहीं आएगा, ये तो तय है कि यहाँ से रटा नहीं आएगा, आएगा तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें चीज़ें पढ़नी है, क्यों? कोई एक आध MCQ भी आ सकता है, तो मेनली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मीन आपको सिनेरियो दिया जाएगा, उसके ऊपर या तो AAA के अकॉर्डिंगली आपको बात करना होगी, या टक्कर के अकॉर्डिंगली बात करना होगी, या कोर्स ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लाइंस भी आइडेंटिफाई की जा सकती है कि कौन सा कोर्स ऑफ एथिक्स यहाँ पे कंप्लाई नहीं हो रहा। और हमने ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन कवर किए हैं जी। चैप्टर में अगर हम जाएं, देखें चैप्टर में है क्या। पहले पेज पे उसने बता दिया जी नेचर ऑफ एथिक्स के एथिक्स है ही क्यों। बेसिकली जो कंप्लायंस करवाई जाती है ना प्रोफेशनल से, कंप्लायंस 2 तरह से करवाई जाती है। एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच किसकी? कंप्लायंस की। और दूसरी होती है रूल बेस्ड अप्रोच। मीन प्रोफेशनल से जो कंप्लायंस करवाई जाती है किसकी? रूल्स की, स्टैंडर्ड्स की, वो 2 तरह से करवाई जाती है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के थ्रू और रूल बेस्ड अप्रोच के थ्रू। ये जो रूल बेस्ड अप्रोच है ना, इसे बोला जाता है कि ये क्या है? स्ट्रिक्ट अप्रोच है, लाइक लेजिस्लेटिव अप्रोच है। मीन रूल्स बना दिए गए हैं जो आपको मस्ट फॉलो करने हैं, नहीं फॉलो करोगे तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे जो आपको फेस करना पड़ेंगे। आपको पेनल्टीज, फाइन्स भी हो सकते हैं जो आपको फेस करना पड़ेंगे। क्या ख्याल है? आपकी डिमोशन भी हो सकती है अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे। मीन स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो क्या है? रूल बेस्ड अप्रोच। एक कंप्लायंस होती है जिसे नाम देता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है? फ्लेक्सिबल अप्रोच है। क्या है? फ्लेक्सिबल, मीन स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसको कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच का नाम भी दिया जाता है। कंप्लाई और एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या है कि रूल्स बना दिए गए हैं जो आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर कहीं पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा तो आप एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दे के रूल से हट भी सकते हो। मेन रूल बना दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन अगर कहीं पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, या रूल जो है वो आपको लग रहा है कि उतनी एक्सप्लेनेशन, उतनी गाइडेंस नहीं दे रहा जितना आपको ज़्यादा कंप्लाई करने की ज़रूरत है, तो फिर आप अपनी जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन दे के रूल्स को अबाइड भी कर सकते हो। अब ये जो एथिकल स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं कि आपको क्या करना है, बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करना है, इसमें रूल बेस्ड अप्रोच नहीं है। क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है। मीन आपको खुद से देखना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज आपके लिए राइट है, क्या रॉन्ग है, वो आपको डिसाइड करना है। मीन कोर्स ऑफ एथिक्स आपको दे दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं बीइंग अ प्रोफेशनल, लेकिन अगर कहीं पे कोई कोर्स ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं हो रहा तो आप वहाँ पे जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। मीन राइट रॉन्ग आपको खुद से डिसाइड करना है। एथिक्स का मतलब क्या था वो हमने कहीं पे डिफाइन कर लिया था। एथिक्स का मतलब क्या था? एक्सेप्टेबल बिहेवियर, बिहेवियर नहीं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मीन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आपका बिहेवियर जो है वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्यों? अगर एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली रॉन्ग है। जिसकी हमने एग्जांपल दी थी कि चलते हुए किसी को गाली नहीं देनी, थप्पड़ नहीं मारना, हिट नहीं करना। क्यों? एक्सेप्टेबल नहीं है, एथिकली रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों में बैठे हम एक दूसरे को गाली भी दे लेंगे, थप्पड़ भी मार लेंगे, हिट भी कर लेंगे, क्या है वो? एक्सेप्टेबल, तो एथिकली राइट। मीन एक चीज एक जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं है तो रॉन्ग हो गई, दूसरी जगह पे दोस्तों में बैठे हुए सेम वही बिहेवियर आपका एक्सेप्टेबल है तो क्या हो गया? राइट हो गया। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें खुद से डिसाइड करना है क्या एथिकली राइट है, मीन एक्सेप्टेबल क्या है, और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, मीन रॉन्ग है, तो उसे हमने अवॉइड करना है। मीन एथिक्स की जो कंप्लायंस है ये रूल बेस्ड अप्रोच नहीं, क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है। बिजनेस के अंदर आपको देखना है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और रॉन्ग को अवॉइड करना है, राइट वेथ को, राइट पाथ को क्या करना है? फॉलो करना है। तो पहले पेज पे जस्ट रीडिंग दी गई है कि एथिक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है, ताकि बिजनेस जो है वो राइट रॉन्ग को डिसाइड कर सके।
राइट वे को चूज़ कर सके, देख सके क्या रॉन्ग है उसे अवॉइड करना है, और जो राइट है, जो एक्सेप्टेबल है पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसे क्या करना है, फॉलो करना है। और कंप्लायंस क्या है, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव नहीं है इनकी, क्या है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, मीन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इससे नेक्स्ट पेज पे गए तो जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एथिक्स इन बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, मीन बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हमें क्या करना चाहिए, बीइंग अ प्रोफेशनल एथिकली बिहेव करना चाहिए, नॉर्म्स वैल्यूज को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, प्रिंसिपल्स रूल्स को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मीन सिर्फ अपना बेस्ट नहीं देखना चाहिए, हमें सबका बेस्ट देखना चाहिए। क्यों, जब आप सिर्फ अपना बेस्ट देखोगे, दूसरों का बेस्ट नहीं देखोगे, तो फिर शायद एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होगा, तो एथिकल बिहेवियर भी वहाँ पे फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें राइट बिहेवियर की तरफ जाना है, मीन सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, बाकी सबका बेस्ट भी देखना है। एक अप्रोच हमने कहीं पे पढ़ी थी, CSR, इसका क्या मतलब है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहते हैं कि एक बिजनेस क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी है। क्या ख्याल है, पढ़ा था आपने, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या ख्याल है, कंपनी एक क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी। ये बिजनेस किससे चल रहा है, सोसाइटी से चल रहा है। बिजनेस किससे चल रहा है, सोसाइटी से चल रहा है। आपके एम्प्लॉयज़ कहाँ से हैं, सोसाइटी से। आपके कस्टमर कहाँ से हैं, सोसाइटी से। आपके इन्वेस्टर कहाँ से हैं, सोसाइटी से। तो एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, सिर्फ अपना प्रॉफिट 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 नहीं, सोसाइटी का बेस्ट भी कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोसाइटी का बेस्ट कंसीडर ही नहीं करोगे तो क्या सोसाइटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, नहीं, तो क्या बिजनेस भी चलेगा, नहीं। तो ये बेसिकली CSR जो कॉन्सेप्ट निकला है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, सोसाइटी का ख्याल करना चाहिए। सोसाइटी में कौन आते हैं, स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर का ख्याल करना चाहिए। क्यों, ये स्टेक होल्डर का ख्याल करना क्या है, एथिकली राइट बिहेवियर है। स्टेक होल्डर का आप ख्याल नहीं करोगे तो एथिकली क्या है, रॉन्ग बिहेवियर है। तो एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, एथिकली बिहेव करना चाहिए। और एथिक्स इन बिजनेस में आपने क्या करना है, अपने स्टेक होल्डर का ख्याल करना है। लाइक वाइल मेकिंग डिसीजन आपको क्या करना है, स्टेक होल्डर के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं उसका ख्याल करना है। मीन एथिक्स इन बिजनेस में आपने क्या करना है, जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं उनके बेस्ट के लिए डिसीजन लेना है, सिर्फ अपना ही बेस्ट नहीं देखना। मीन सिर्फ अपना प्रॉफिट 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 नहीं देखना, आपको दूसरों की खातिर अपना बेनिफिट कभी कभार फॉरगॉन भी करना है। क्यों फॉरगॉन करना है, ताकि उनका भी बेस्ट देखा जा सके, उनकी सपोर्ट को मेंटेन रखा जा सके। अब बिजनेस में एथिक्स को परफॉर्म करते हुए आपने स्टेक होल्डर का ख्याल करना है। कौन से स्टेक होल्डर का ख्याल करना है, अपने इंप्लॉइज का ख्याल करना है। इंप्लॉइज को एथिकली मीन राइट वे में ट्रीट करना है, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है। डर्टी वर्किंग कंडीशन में काम करवाना एथिकली राइट नहीं है। इंप्लॉय को फेयर रिवॉर्ड देने हैं, क्यों, अगर आप फेयर रिवॉर्ड नहीं देते तो एथिकली राइट नहीं है। इंप्लॉय के जो अदर राइट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करना है, लाइक कोई पेंशन है, लाइक कोई इंक्रीमेंट है, लाइक कोई हॉलीडेज एंटाइटलमेंट है, तो ये भी आपको प्रोवाइड करना है। क्यों, ये क्या है, एथिकली राइट बिहेवियर। और जब आप इंप्लॉइज़ का इतना ख्याल कर रहे हो तो इंप्लॉइज़ भी फिर आगे से इन रिटर्न एथिकल बिहेव करेंगे, अनएथिकली एथिकली बिहेव करेंगे। क्यों, अगर आप इंप्लॉइज़ का ख्याल नहीं कर रहे तो फिर इंप्लॉइज़ भी कभी भी एथिकली बिहेव नहीं करेंगे। और इंप्लॉइज़ एथिकली बिहेव नहीं कर रहे तो बिजनेस के अंदर क्या एथिक्स को फॉलो किया जा सकता है, नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर को फोकस करना है बिजनेस में एथिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। रिलेशनशिप किसके साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छे बनाने हैं, इनको फैसिलिटेट करना है, इनके राइट्स इनको प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, एथिक्स इन बिजनेस में स्टेक होल्डर का ख्याल करना है। किस स्टेक होल्डर का ख्याल करना है, अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल करना है। इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, हाई रिटर्न, लेकिन सिर्फ हाई रिटर्न नहीं। कुछ इन्वेस्टर ऐसा बिजनेस जो अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो उनको सपोर्ट नहीं करते, वहां से अपना पैसा निकाल के ले जाते हैं। क्यों, बेशक प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है लेकिन बिजनेस अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, दिस मीन ये मेरा पैसा कभी भी डूब सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, इन्वेस्टर के पॉइंट से भी एथिक इन बिजनेस को फॉलो करना है। मीन क्या करना है, आपको फेयर प्रॉफिट कमाने हैं,
अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, सब स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर होनी चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिस को क्या करना है, अवॉइड करना है। अनएथिकल प्रैक्टिस क्या हो सकती हैं, करप्शन हो सकती है, एनिमल राइट्स की वायलेशन हो सकती है, क्या ख्याल है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आपको अवॉइड करनी है ताकि इनके साथ भी आपके अच्छे रिलेशन मेंटेन रहें और ये भी आपको एथिकल वे में ही बिहेव करें। क्यों, आप एथिकली परफॉर्म कर रहे हो, क्या ख्याल है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या करना है, एथिक्स इन बिजनेस को फॉलो करना है। इसके अलावा एथिक्स इन बिजनेस को आपको फॉलो करना है अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कस्टमर्स के साथ एथिकली कैसे बिहेव किया जा सकता है, अच्छी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देके, लो प्राइस प्रोडक्ट्स देके, प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन ला के, कस्टमर सर्विसेज जो है वो अपनी बेटर और इम्प्रूव करके। क्यों, कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करता है ये, अगर आप अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपका कस्टमर आपको सपोर्ट नहीं करेगा और कस्टमर की सपोर्ट से आपका बिजनेस है, और अगर उनकी सपोर्ट बंद हो गई तो बिजनेस आपका ख़त्म हो जाएगा। सो बिजनेस के अंदर एथिक्स को फॉलो करना है एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट मेंटेन रखने के लिए भी, ताकि वो भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करें, इन्वेस्टर की सपोर्ट मेंटेन रखने के लिए भी, और कस्टमर की सपोर्ट मेंटेन करने के लिए भी, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये चाहते क्या है बिजनेस से, वो आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा आपने जो है वो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो क्या करना है, कंपनी के प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए एथिकली बिहेव करना है। कि अगर आप अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट अफेक्ट होगा, इनकी सपोर्ट बंद हो जाएगी, इनकी सपोर्ट बंद हो जाएगी। क्या ख्याल है, ये इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, डेट होल्डर भी हो सकते हैं। और अगर आप अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो क्या बैंक आपको लोन देगा, नहीं, तो उस सूरत में आपको इन्वेस्टर लोन की अमाउंट सूरत में भी नहीं मिलेगा, तो उससे भी क्या होगा, आपका प्रॉफिट अफेक्ट होगा। क्यों, अनएथिकल एक्टिविटीज में अगर आप जाते हो तो उससे रेप्यूट अफेक्ट होती है, रेप्यूट इफेक्ट होने से ये पीछे हटता है, ये पीछे हटता है, ये पीछे हटता है, तो उससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मीन शेयर होल्डर इफेक्ट होगा। बिजनेस में एथिक्स में आपको फोकस करना है सप्लायर रिलेशन को भी। सप्लायर को कैसे एथिकली ट्रीट किया जा सकता है, ऑन टाइम पेमेंट्स करके, ऑन टाइम पेमेंट्स करके, और साथ जो उससे आप बाइंग कर रहे हो उसे कंटिन्यू रख के। जो अगर आप बाइंग कंटिन्यू नहीं रखते, कम कर देते तो उससे उसका बिजनेस अफेक्ट होगा। क्या ख्याल है, और उसे फेयरली ट्रीट करके। फेयर ट्रीटमेंट क्या है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सप्लाई दे रहा है और धार पे दे रहा है। और अगर आपको कोई और सप्लायर कहता है हमसे ये चीज़ इतने में ले ले और आप मुंह उठा के उधर चले गए, तो क्या ऐसे फेयरली ट्रीट किया, नहीं। तो इसके साथ एटलीस्ट एक दफ़ा डिस्कस करना है, हो सकता है ये वो चीज़ आपको उतने में दे दे, या जाने से पहले एटलीस्ट इसे इन्फॉर्म करना है ताकि अपना कोई सर्वाइवल या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट दे सके। अगर आप मुंह उठा के उधर चले गए तो एथिकल बिहेवियर नहीं है। क्यों, वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको उसे सपोर्ट करना है। एक को आपने छोड़ दिया तो उसे हो सकता है बाकी सप्लायर आपको छोड़ देंगे। क्यों, आप तो सप्लायर को फेयरली ट्रीट ही नहीं कर रहे। क्या ख्याल है, और ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, तो इससे भी आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। तो बिजनेस के अंदर एथिक्स को फॉलो करना है, इनके साथ रिलेशनशिप या इनकी सपोर्ट को मेंटेन रखने के लिए। बिजनेस के अंदर एथिक्स को फॉलो करना है सोसाइटी के साथ रिलेशन भी मेंटेन करने के लिए। सोसाइटी में कौन है, जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक से ये सारे आपको मिल रहे हैं। क्या ख्याल है, मीन आपको अनएथिकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। क्यों, पॉल्यूशन से कौन इफेक्ट हो रहा है, सोसाइटी, तो इससे आपकी बैड रिप्यूट होगी। रिसोर्सेज सिर्फ यूज़ नहीं करने, क्या करने हैं, रिप्रोड्यूस, रिप्लेनिशमेंट भी करने हैं, ताकि आने वाली पौध के लिए भी रिसोर्सेज छोड़े जा सकें। क्या ख्याल है, आने वाली पौध के लिए भी रिसोर्सेज छोड़े जा सकें। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो उससे इफेक्ट कौन होगा, और अगर सोसाइटी को ये इल्म हो गया कि आपकी वजह से इफेक्ट हुए हैं, तो उससे आपकी रेप्यूट अफेक्ट होगी, उससे सोसाइटी की सपोर्ट मीन इन सब की सपोर्ट बंद होगी, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बिजनेस के अंदर एथिक्स को फॉलो करना है, बिजनेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, या इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप या इनकी अच्छी सपोर्ट को मेंटेन रखने के लिए। तो बिजनेस एथिक्स में किन स्टेक होल्डर का ख्याल करना है, कोई स्टेक होल्डर हम बता सकते हैं। एम्प्लॉय की सपोर्ट को मेंटेन रखने के लिए, इन्वेस्टर्स की,
कस्टमर्स की, शेयर होल्डर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर की या फिर सोसाइटी की। तो एक छोटा सा टॉपिक जो है ये दिया गया है यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे गए तो आगे हमें जी मिल गया क्या, कोड्स ऑफ एथिक्स। 5 कोड्स ऑफ एथिक्स जो बीइंग अ प्रोफेशनल हमें फॉलो करने हैं। कौन से कोड्स ऑफ एथिक्स? हमारी बॉडी जिसके हम मेंबर बनने जा रहे हैं, आई कैप उसने डिफाइन किए हैं कि आपको क्या करना है बीइंग अ आई कैप मेंबर, मीन प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑडिटर, आपको ये 5 कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। इंटेग्रिटी मीन कि एक प्रोफेशनल को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मिसलीडिंग या फॉल्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मीन आपका बॉस आपको कहता है कि आप ये रॉन्ग रिपोर्टिंग करो, तो क्या आपको करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मिसलीडिंग रिपोर्ट्स के साथ अपने आप को एसोसिएट जो है वो नहीं करना चाहिए। फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहिए। मीन सच्ची बातें करनी चाहिए, झूठी बातों को अवॉइड करना चाहिए। इंटेग्रिटी मेनली क्या कह रहा है कि सच्चा रहना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बातें घुमा फिरा के नहीं करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, क्या आपके काम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपके काम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। किसकी वजह से? अपने किसी पर्सनल बेनिफिट की वजह से, मीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या इन्फ्लुएंस ऑफ अदर की वजह से। आपको बायस होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए? अनबायस होना चाहिए। पर्सनलाइजेशन, मनमर्जियां उसके अंदर नहीं होनी चाहिए कि पर्सनल बेनिफिट या किसी और पार्टी का बेनिफिट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रेशर है तो आपको क्या करना है, वो प्रेशर रिजॉल्व करना है, अदरवाइज वो काम को छोड़ देना है। क्यों? प्रेशर के अंदर, कन्फ्लिक्ट के अंदर वो काम करोगे तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा, तो एथिकल बिहेवियर भी नहीं होगा। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर के जो काम आप करने जा रहे हो उस रिलेटेड आपके पास कंपिटेंस मीन नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आप करने के काबिल नहीं हो। क्यों? क्या करोगे? गंद गोलोगे। क्या ख्याल है? गंद गोलोगे, और ये एथिकल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। क्यों? अगर आप किसी से कोई काम करवा रहे हो और आप चाहते हो कोई एक्सपर्ट वे में परफॉर्म करे, तो आपको भी करके देना चाहिए। मीन जो भी काम करना है विद ड्यू केयर परफॉर्म करना है, मीन डिलीजेंटली परफॉर्म करना है, एक्सपर्टीज के साथ परफॉर्म करना है। और बीइंग अ प्रोफेशनल आपके पास कंपिटेंस होनी चाहिए। एक दफ़ा ले ली तो इतना इनफ नहीं है, उसे आगे रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड भी करना है, मेंटेन भी करना है। कैसे मेंटेन करना है? थ्रू CPD। CPD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट, मीन अपने नॉलेज को रिफ्रेश करना। कैसे रिफ्रेश करना? कोई कोचिंग क्लासेस अटेंड करके, कोई सेमिनार्स अटेंड करके, स्टैंडर्ड में जो नई नई एडवांस में नई नई चेंजेस आ रही हैं उसका नॉलेज लेके। और वो नॉलेज लेना क्या है? CPD अरेंजमेंट्स है जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ की अरेंज भी करती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन ड्यूरिंग रिलेशन, बिजनेस रिलेशन या क्लाइंट रिलेशन, आपको अगर कोई सीक्रेट्स मिलते हैं अपने किसी क्लाइंट के, तो उन्हें आपने अपने किसी पर्सनल बेनिफिट या किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज डिस्क्लोज नहीं करना। एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कंपनी आप छोड़ के चले गए, उसके बिजनेस सीक्रेट्स जाके उधर बताए, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को मीट नहीं कर रहा। सोशल गैदरिंग के अंदर अपने क्लाइंट के या अपने ही बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो है वो जाके डिस्कस करना इस प्रिंसिपल को मीट नहीं कर रहा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। मीन बिजनेस सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है? सीक्रेट ही रखना है। अपने किसी पर्सनल बेनिफिट या किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज डिस्क्लोज नहीं करना। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। कुछ जगहों पे हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। कहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं? जहाँ पे क्लाइंट परमिशन दे दे कि भाई तू कर दे, कोई मसला नहीं बनता। जहाँ पे डिस्क्लोज करना लॉ रिक्वायर कर रहा है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग लॉ कहता है कि अगर ड्यूरिंग वर्क अकाउंटेंसी या ऑडिट आपको कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग नज़र आती है तो आपने लीगल बॉडी लाइक FIA या NAB को रिपोर्ट करना है। तो लीगल ड्यूटी आपने रिपोर्ट करना है। जहाँ पे कोर्ट रिक्वायर कर रहा है, कोर्ट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है किसी बिजनेस के बारे में जहाँ पे आप एसोसिएटेड हो,
तो कोड को हम डिनाई नहीं कर सकते। जहां पे डिस्क्लोज करना प्रोफेशनल इंटरेस्ट में हो, किस इंटरेस्ट में हो, प्रोफेशनल इंटरेस्ट में हो। लाइक ड्यूरिंग ऑडिट आप कोई काम करते हो और अपने वर्किंग पेपर प्रिपेयर करते हो, तो आई कैप कहता है अपने वर्किंग पेपर मुझे सबमिट कराओ, मैं चेक करूंगा आपने क्वालिटी वर्क परफॉर्म किया या नहीं किया। अब उसके दौरान क्लाइंट के सारे बिजनेस सीक्रेट्स भी उसके अंदर सारे लिखे हुए हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक की, क्या क्या उनके रिजल्ट्स निकले। तो ये प्रोफेशनल इंटरेस्ट में है, क्वालिटी कंट्रोल पर्पज़ के लिए आप डिस्क्लोज कर सकते हो। या डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या था, विसल ब्लोइंग। क्या पढ़ा था हमने, विसल ब्लोइंग, कि ड्यूरिंग वर्क हमें जो है वो पता चला कि हमारा कोई क्लाइंट या कंपनी जिसमें हम जॉब कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। कोई लॉ नहीं बना हुआ, लेकिन हमें पता चल गया कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट हो रहा है, तो हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि हमें क्या करना है, उसे हाईलाइट करना है, मीन किसी बॉडी को रिपोर्ट करना है। एथिकल ड्यूटी, एक्सेप्टेबल बिहेवियर है ये। से 5 कोड्स ऑफ एथिक्स के बारे में हमें कोई 2-2 लाइनें लिखनी आनी चाहिए। इस चैप्टर में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ पूछी जा सकती है तो शायद ये पूछी जा सकती है, कोई से 2-3 कोड्स के उसने नाम दे दिए और कहा इसको डिस्क्राइब करें, या 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि आप क्या करें, कोड्स ऑफ एथिक्स जो है वो एक्सप्लेन करें। तो कुछ 2-2 लाइनों में हमें बताना आना चाहिए, अदरवाइज इस चैप्टर के अंदर और कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट नहीं हो सकती। जिससे आगे अगर हम चलें, कोड्स ऑफ एथिक्स को छोड़ के इनकी डिटेल आ गई 5 की, और उससे आगे चलें तो शायद हमारे पास 2 मॉडल आ जाएंगे, AAA मॉडल और टक्कर मॉडल। कब यूज़ होने हैं ये मॉडल, कि जब हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हों, हम डिसाइड ना कर पा रहे हों कौन सी ऑप्शन राइट है और कौन सी रॉन्ग है। हमें या तो सारी रॉन्ग लग रही हैं या सारी राइट लग रही हैं, तो फिर हमने जो डिसीजन लेना है कि कौन सी ऑप्शन राइट है, वो हम डिसीजन लेंगे AAA मॉडल के थ्रू। AAA मॉडल के थ्रू, जिसमें हम क्या करते हैं कि 7 क्वेश्चंस के थ्रू रिजॉल्व करते हैं इशू को। 7 क्वेश्चंस के थ्रू इशू को रिजॉल्व करेंगे। क्या हैं वो 7 क्वेश्चंस, देखेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं केस के, क्या कहला केस के फैक्ट्स देखेंगे, मीन मसला क्या है वो देखेंगे। उसके बाद उसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस क्या है वो देखेंगे। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, मीन ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देखेंगे। हर ऑप्शन को देखेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज, क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, क्या चीज़ पूरी हो रही है। कंसीक्वेंसेस देखेंगे हर कोर्स ऑफ एक्शन के, मीन क्या क्या आउटकम हैं इनके। और उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सा वे, कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। जिसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी एक पाकिस्तान वापडा की, पाकिस्तान वापडा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने एक ऑर्डर किया कि आप हमें जो है वो प्राइसेस कट डाउन करने की बजट समरी बना के दो विदिन 10 डेज़। और हमें पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है आगे कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये 2 वीक बाद अपनी कोई मेजर इलेक्शन स्पीच करने जा रहा है, तो शायद ये रिपोर्ट वहाँ पे यूज़ करेगा कि इसलिए वोट्स को अफेक्ट करने के लिए, क्या कहला है। और बीइंग अ पाकिस्तान वापडा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने प्रॉफिट को नहीं देखना, सोशल वेलफेयर में काम करना है। सोशल वेलफेयर मीन होल जनता का ख्याल करना है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का बेस्ट नहीं देखना। और अगर ये रिपोर्ट हम देते हैं और ये इलेक्शन स्पीच में यूज़ करके वोट को अफेक्ट करता है, तो शायद हमने पब्लिक के अगेंस्ट एक्ट किया इनको सपोर्ट करके। लेकिन बीइंग पाकिस्तान वापडा हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर काम भी करना है, क्यों, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको ओबे भी करना है। और अगर रिपोर्ट नहीं देते तो वो ऑबीडियंस हमारी जो है वो पूरी नहीं होगी। तब हमें ये रिपोर्ट देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, ये क्या है हमारा मेन मसला, मेन फैक्ट्स ऑफ द केस, मीन इशू क्या है। इशू पहले पॉइंट में हमें क्या बताना है, इशू क्या है हमारा। दूसरे में हमने क्या बताना है, एथिकल इश्यूज क्या है इसके अंदर, मीन कौन सा कोर्स ऑफ एथिक्स आपका अफेक्ट हो रहा है।
इंटेग्रिटी इफेक्ट हो रही है, शायद हमने स्टेट फॉरवर्ड रिपोर्टिंग नहीं की, एक तरह का सीक्रेट रिपोर्ट इनको की। ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है मेनली, जो थ्रेट है हमारे ऊपर, थ्रेट है हमारे ऊपर। कौन सा थ्रेट है? इंटिमिडेशन थ्रेट है कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपने रिपोर्ट देनी है। उस प्रेशर के अंदर अगर हम रिपोर्ट देते हैं तो शायद इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मीन कौन सा कोर्स ऑफ एथिक्स इफेक्ट हो रहा है या कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होता है, तो वो आपने लिखना है नंबर 2 में। नंबर 3 में आपने क्या देखना है? नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस। प्रिंसिपल्स मीन रूल्स। रूल्स क्या हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को आपने फॉलो करना है, ऑबीडियंस आपने शो करनी है। वैल्यूज मीन आपकी वैल्यूज आपको क्या कहती हैं कि आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं, किसी के प्रेशर में डिसीजन नहीं लेने। नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सोशल वैल्यूज मीन सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है? सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, कोई इनसाइडर डीलिंग नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी आपसे इफेक्ट करती है क्या? इंटेग्रिटी, कि आपको ऑनेस्ट भी रहना है सबके साथ। मीन यहाँ पे इस हेड में आके आपको मसला हुआ करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या डिस्कस किया करना है? एक तो इंडिपेंडेंस डिस्कस किया करनी है, एक आपने ट्रांसपेरेंसी डिस्कस किया करनी है, एक आपने ऑबीडियंस डिस्कस किया करनी है, और क्या था? गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन रूल्स को डिस्कस किया करना है, जो आपके ऊपर कोई इम्पोज हैं, लाइक लॉज हैं, तो उनको देखना है कि उसमें हमारे पास क्या बातें हैं। मीन ये 4 बातों के पॉइंट से आपने ये नंबर 3 पॉइंट को डिस्कस किया करना है। नंबर 2 में कोड्स ऑफ एथिक्स, नंबर 2 में कोड्स ऑफ एथिक्स, नंबर 3 में इंडिपेंडेंस हमारी कहीं इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंसी मीट हो रही है या नहीं हो रही, शफाफियत, ऑबीडियंस टूवर्ड्स जो भी हमारे ऊपर हैं उनकी तरफ हमारी जो है वो शो हो रही है नहीं हो रही, और गवर्नेंस मीन रूल्स क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स मीन लॉज क्या कहते हैं जो हमें फॉलो करने हैं, वो मीट किस सूरत में हो रहे हैं और किस सूरत में नहीं हो रहे। अब अगर हम रिपोर्ट दे देते हैं और ये अपनी इलेक्शन स्पीच में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे शायद हमारी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी। क्या ख्याल है? इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी, ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट होगी, इनसाइडर हमने रिपोर्ट दी, ऑबीडियंस मीट हो गई, गवर्नेंस रूल्स शायद मीट हो गए कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर काम करना है, तो जो भी कहेंगे जी हजूरी करनी है। रिपोर्ट नहीं देते तो इंडिपेंडेंस को तो हमने बचा लिया, कि हमें शक है कि इलेक्शन स्पीच में यूज़ करने जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को भी हमने बचा लिया, लेकिन ऑबीडियंस प्रूव नहीं हुई और गवर्नेंस रूल्स को भी हमने फॉलो नहीं किया। क्या कह रहा? उसके बाद क्या देखना है? अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन के हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? तो ऑप्शन एक तो है रिपोर्ट दे दें, दूसरी ऑप्शन है रिपोर्ट देने से डिनाई कर दें, या कोई और भी ऑप्शन बनती है, डिले करके दे दें कि अपनी इलेक्शन स्पीच दे दे तो उसके बाद दे दें, इनको कह दें भाई टाइम लगता है, इतना कोई जादुई काम नहीं है कि बस हमने ये किया और प्राइसेस कट डाउन की समरी बन गई, नहीं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें हर लेवल पे कॉस्ट को देखना पड़ता है। या डिस्कस करके दे दें भाई रिपोर्ट ले लो, लेकिन प्लीज़ इलेक्शन स्पीच में यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ हम फिर आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जनता के खिलाफ हैं। क्या ख्याल है? तो ये 4 ऑप्शन है। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़, तो रिपोर्ट देने से ये 2 चीज़ें इफेक्ट होती हैं, ये मीट होती है। रिपोर्ट ना देने से ये इफेक्ट हो जाती हैं, डिस्कस करके देने से चारों मीट हो जाती हैं, डिले करके देने से चारों मीट हो जाती हैं। कोर्स ऑफ एक्शन के आउटकम्स क्या होंगे? रिपोर्ट दे देते हैं, इन्होंने इलेक्शन स्पीच में यूज़ कर ली, नेक्स्ट गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी की आ गई, तो हमारे अगेंस्ट एक्शन हमें फेस करना पड़ेंगे। रिपोर्ट नहीं देते, सेम पार्टी नेक्स्ट गवर्नमेंट में आ गई, तो हमें एक्शन इनकी तरफ से फेस करना पड़ेंगे। क्या ख्याल है? रिपोर्ट डिस्कस करके देते हैं तो हो सकता है एग्री कर ले, लेकिन बाद में यूज़ कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। डिले करके देते हैं, यह सब कुछ मीट हो जाता है। सो इट इज़ द डिसीजन, डिले करके देना। और इसके ऊपर शायद हमने एक क्वेश्चन डेविड हंटर
डेविड हंटर का पार्ट ए कवर किया हुआ है, और ये क्वेश्चन करने के बाद ट्रिपल ए मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो टैकल हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा जी टक्कर मॉडल का भी यूज करना है कि एक डिसीजन जो हमने ले लिया है, उसे हमने टेस्ट करना है कि वो एथिकली राइट है या नहीं। तो टक्कर के 5 क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, और इसकी एग्जांपल भी हमने यही पाकिस्तान वापडा डिस्कस की थी कि पाकिस्तान वापडा बिजली बना रही है किससे, कोल के थ्रू, और कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करना जो है वह एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी नहीं है। अदर वे हैं जिनके थ्रू एनवायरमेंटल फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, और वो कोल की निस्बत चीप भी है, लाइक विंड पावर जनरेशन है, लेकिन ये कोल के थ्रू ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या ख्याल है? तो क्या हुआ, दुनिया के अंदर कोई एक एनवायरमेंटल बॉडी थी, उसने एक रिपोर्ट इशू कर दी कि जो पाकिस्तान है ये दुनिया के जो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं उनमें से एक है, और उसकी रीज़न ये इसकी गवर्नमेंट भी है। कैसे गवर्नमेंट है कि देखें, गवर्नमेंट के अंदर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान वापडा चल रही है, और ये प्रोडक्शन कर रहे हैं कोल के थ्रू रादर दैन अदर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑपरेशंस, और कोल के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रही है, जिसकी वजह है पाकिस्तान के अंदर जो है वो बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ जहाँ पे इनके कोल पावर प्लांट लगे हुए हैं वहाँ की नेशन तो बहुत बुरी तरह से तबाह हो रही है। ये रिपोर्ट आने की देर थी कि लोगों को पुराने गुस्से थे वापडा के ऊपर, लोड शेडिंग के, बिजली के बिलों के। लोगों ने क्या किया, डंडे उठाए, टायर जलाने के लिए उठाए, और इकट्ठे होके वापडा की तरफ चल पड़े, और जाके तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। द्वाडी डैश, तुम लोग हमें तबाह कर रहे हो, हमें एक तो लोड शेडिंग भी दो, दूसरा तुम लोग रेट भी ज़्यादा चार्ज करो, हमारी हेल्थ के साथ भी इफेक्ट कर रहे हो, हमारी जानों के साथ खेल रहे हो तुम लोग, हमें तुम लोगों ने गुमराह रखा हुआ है। यहाँ पे अदर वे हैं जहाँ से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी प्रोड्यूस हो सकती है और सस्ती भी प्रोड्यूस हो सकती है, तुम लोग जानबूझ के ये हरकतें कर रहे हो। जाके तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान वापडा ने क्या किया, सिक्योरिटीज़ कंपनीज़ को अरेंज कर लिया, पैसे दे के सिक्योरिटी कंपनी से ये मोटे मोटे ताज़े डंडा बरदार फौजें मंगवा ली कि जो प्रोटेस्टर आगे आए टांगे तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, कोई आगे ना आने जाए, एक दो को लहूलुहान करोगे तो रुक जाएंगे। मीडिया के अंदर डिस्कशन स्टार्ट होगी, शाम को ये जो मुर्गे लड़ रहे होते हैं तो आज मुर्गों की बजाय इस चीज़ के ऊपर बहस स्टार्ट होगी कि पाकिस्तान वापडा का ये जो लोगों को इंजर्ड करने वाला डिसीजन है सिक्योरिटी अरेंजमेंट का, ये ठीक नहीं है। तो आपको कहा गया कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपने एथिक्स पढ़े हुए हैं, आप बताएं पाकिस्तान वापडा का ये डिसीजन एथिकली राइट है या नहीं है। उन्होंने कॉल आपको मिला ली कि आपने MFA में बिजनेस एथिक्स पढ़े हैं, तो आप बताएंगे, तो आप बताएंगे 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान वापडा का क्या ये डिसीजन प्रॉफिटेबल है, यस है, क्यों इतनी जो तोड़ फोड़ हो रही है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो सिक्योरिटी कंपनी को अगर पे करके थोड़ा आप ज़्यादा नुकसान बचा रहे तो प्रॉफिटेबल है, लीगल है, यस लीगल है, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का सबको लीगल राइट है। ये प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान वापडा की प्रॉपर्टी आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो अगर आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है तो ठीक है, लीगल है। फिर बात बस फंसती है कहाँ पे, इसमें फेयर और राइट में। तो फेयर में हमने देखना है स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें स्टेक होल्डर आप देखें, पाकिस्तान वापडा की मैनेजमेंट, उसके शेयर होल्डर्स तो खैर गवर्नमेंट है, उसके एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है। प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है। क्यों? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वाकई ही किसी कॉज के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे थे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, प्रोटेस्टर्स आके तोड़फोड़ कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टू होल नेशन अफेक्ट हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टू होल नेशन को मैनेज करने के लिए इन्होंने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हैं, तो मोर स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मोर स्टेक होल्डर के पॉइंट से देखा जाए तो फेयर है। हाँ, प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है।
राइट में हमने क्या देखना है कि इसमें ह्यूमैनिटी, मोरालिटी मीन एथिकली ये बात ठीक है या नहीं है, इसमें एक्सेप्टेबल बिहेवियर है या नहीं है। तो ह्यूमैनिटी, मोरालिटी के ये अगेंस्ट है कि आप इंजर कर रहे हो। अदर भी वे हैं इनको रोकने के, कोई फेंसिस लगा लो, कोई और रुकावटें डाल के आप रोक लो। इंजर करना ये ह्यूमैनिटी, मोरालिटी को मीन एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। सो प्रॉफिटेबल है, लीगल है, फेयर प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, होल नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन ऑन लार्जर स्केल देखा जाए तो है, राइट नहीं है। सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली में आपने क्या देखना है कि कहीं कोई एनवायरमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है। अब उसमें एनवायरमेंट में आप पॉल्यूशन का एलिमेंट भी देख सकते हो, इंडस्ट्री एनवायरमेंट को भी देखा जा सकता है कि इंडस्ट्री एनवायरमेंट को स्टेबल करने वाला ये डिसीजन है या नहीं है। तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका डिसीजन ठीक नहीं है, क्या ख्याल है? और दूसरा स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिसीजन ठीक नहीं है। क्यों? अगर आप जो है इतने हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके इंजर कर रहे हो तो आगे से भी एग्रेशन बढ़ने से उससे क्या होंगे, हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, क्या ख्याल है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये तब होता अगर आप उनके साथ डायलॉग में जाते, उनको अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते कि आप क्यों ये कर रहे हो, शायद विंड पावर जनरेशन के लिए कोई हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो भी आप करने की पोजीशन में नहीं हो, इसलिए अभी आपकी मजबूरी है कि आपको कोल के थ्रू ही प्रोडक्शन करना पड़ रही है, और अपने फ्यूचर प्लान आप डिस्कस करते कि आप फ्यूचर में इन चीज़ों को कैसे इंप्रूव करने जा रहे हो, तो फिर शायद एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता, क्या ख्याल है? अभी ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो एथिकली राइट नहीं है। क्यों? 2 पॉइंट नहीं मीट कर रहा, कोई एक भी मीट नहीं कर रहा, तो एथिकली राइट डिसीजन नहीं होगा। और इनके ऊपर हमने अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लिए हैं, AAA के भी और टक्कर के भी, AAA के भी और टक्कर के भी। जिसके बाद अगर हम वापस जाएं, AAA, टक्कर और जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे बुक के अंदर हैं, बस ये एक लास्ट टॉपिक इसमें और है, और उसके बाद ये चैप्टर हमारी तरफ से ख़त्म है। एक छोटा सा टॉपिक है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस में एथिकल डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन राइट रॉन्ग डिसाइड करते हुए क्या करना है, बीइंग अ प्रोफेशनल आपको अपनी जजमेंट यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है? जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपीरियंस को जजमेंट का नाम दिया जाता है। अब वो जो वैल्यू जजमेंट है वो कम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, एक एंड पॉइंट एथिक्स और दूसरा रूल एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स और रूल एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स क्या है कि आप एथिकल डिसीजन मेकिंग करते वक्त अपने डिसीजन के आउटकम को देखते हो। एंड पॉइंट एथिक्स क्या है? मीन आपके डिसीजन का एंड पॉइंट क्या है? आउटकम्स। तो आपको क्या देखना है? अपने डिसीजन के आउटकम्स को देखना है, और आउटकम्स 2 तरह से देखे जाते हैं। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है? आउटकम्स को देखना, और आउटकम्स 2 तरह से देखे जाते हैं। एक अप्रोच होती है ईगोइज्म अप्रोच और एक होती है यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, ईगोइज्म अप्रोच एंड यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। ईगोइज्म अप्रोच क्या है? बेस्ट फॉर मी देखना। बेस्ट फॉर मी मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट को देखना, अपने लिए बेस्ट देखना आउटकम को। ये क्या है? ईगोइज्म अप्रोच। यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच क्या है? बेस्ट फॉर सोसाइटी या बेस्ट फॉर मोस्ट, बेस्ट फॉर सोसाइटी। अब वो कहता है जी वैल्यू जजमेंट में जब भी आपने एथिकली डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको एंड पॉइंट मीन जो आउटकम देखने हैं वो ईगोइज्म अप्रोच के थ्रू नहीं, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच मीन बेस्ट फॉर मोस्ट, बेस्ट फॉर सोसाइटी के पॉइंट से देखने हैं, फिर जाके आपका डिसीजन एथिकली राइट होगा। जैसे अभी पाकिस्तान वापडा वाले केस में हमने फेयर को देखा, प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना फेयर नहीं था, लेकिन होल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर था। तो बेस्ट फॉर सोसाइटी क्या है आपने ये देखना है, बेस्ट फॉर सोसाइटी देखना है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के पॉइंट से बेस्ट नहीं देखना। क्या ख्याल है? अगर प्रोटेस्टर्स के पॉइंट से देखा जाए तो फिर हम कहते हैं शायद फेयर भी मीट नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, सोसाइटी के पॉइंट से कि सोसाइटी को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाएगी
तो सोसाइटी के पॉइंट से क्या था, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, और उसकी बेस पर वो डिसीजन पाकिस्तान वापडा का फेयर था। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग में मीन राइट रॉन्ग कंसीडर करने में आपको क्या करना है, वैल्यू जजमेंट अप्लाई करनी है। और वैल्यू जजमेंट में आपको क्या करना है, दो चीजों को कंसीडर करना है, एक एंड पॉइंट एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स क्या है, मीन आउटकम ऑफ द डिसीजन। और आउटकम आपने क्या देखने हैं, इगोइज्म अप्रोच पे या यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच पे? यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। और यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है क्या, बेस्ट फॉर मोस्ट देखना, बेस्ट फॉर सोसाइटी को देखना, मीन पब्लिक इंटरेस्ट को देखना। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, बेस्ट फॉर सोसाइटी या बेस्ट फॉर मोस्ट। ठीक हो गया। दूसरी इसमें चीज आती है रूल एथिक्स। सो वैल्यू जजमेंट के अंदर क्या है, दो चीजें, एक एंड पॉइंट एथिक्स मीन आउटकम देखना जिसकी बेस पर आप राइट रॉन्ग डिसाइड करोगे, और दूसरा क्या है, रूल एथिक्स। अब रूल एथिक्स क्या है, बीइंग अ प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ एथिकल पॉलिसीज होती हैं। क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एथिकल पॉलिसीज प्रोसीजर्स। मीन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ एथिकल पॉलिसीज प्रोसीजर जो है वो डिफाइन करती है। लाइक जी आपको ऑन टाइम आना है तो एक थंब इम्प्रेशन देना है मशीन पे, जहाँ पे आने का टाइम जाने का टाइम मेंशन होगा, किस लिए, ताकि इनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, ताकि ऑन टाइम आ जा सके। ठीक हो गया। कहीं से कोई भी चीज़ आपने लेनी है तो प्रॉपर आपने एक डिपार्टमेंट से इशू करवानी है, और वहाँ पे क्या होगी, प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग होगी, किस लिए, ताकि ऐसे ही कोई मुंह उठा के चीज़ें यूज़ ना करना शुरू कर दे। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स। बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको जो है वो आई कैप ने भी कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स दिए हैं। मीन प्रोफेशनल बॉडी जो है आपकी, प्रोफेशनल बॉडी जो है उसने भी आपको कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स दिए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है, कंपिटेंस इंश्योर करना है बिफोर एक्सेप्टिंग एनी वर्क, और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है। ये प्रोफेशनल बिहेवियर क्या था, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या था कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता हो। पढ़ाते हुए मैं भूल गया था, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी तो आपने डिस्कस कर ली थी, प्रोफेशनल बिहेवियर ने डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता हो। मीन अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्म करना है, अपनी मनमर्जियां नहीं करनी, अदर प्रोफेशनल के अगेंस्ट हमें फजूल डिस्पैरिंग रिमार्क्स नहीं देने। ये नहीं कहना कि फ़लाँ फर्म गंदा काम करती है हम अच्छा करते हैं, वो फ़लाँ फर्म भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपने गाली किसको दी है, अपने प्रोफेशन को। इनको ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता हो। अपनी फ़ी चार्ज करते वक्त रीज़नेबल चार्ज करनी है। दो कंपनीज एक ही लेवल की, एक का आप काम कर रहे हो 5,000 में, दूसरे का काम कर रहे हो 5 लाख में, नहीं चलो 50,000 5 लाख में, तो नहीं, इस तरह की एग्जैजरेटेड जो है वो फीस आपको चार्ज नहीं करनी, लेवल आपके सेम होने चाहिए। अदरवाइज उंगलियां उठा सकते हैं कि यार इसे 5 लाख इसे 50,000, काम दोनों का सेम है, जिससे प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता है। प्रोफेशनल बिहेवियर, सो बिहेवियर को प्रोफेशनल बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ पॉलिसी प्रोसीजर डिफाइन करती है, कुछ प्रोफेशनल बॉडी की तरफ से भी कोड्स ऑफ एथिक्स आपको फॉलो करने हैं, कुछ कंट्रीज के लॉ रेगुलेशंस भी होते हैं। ये लॉ रेगुलेशंस क्यों डिफाइन किए जाते हैं, लॉ रेगुलेशंस क्यों डिफाइन किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, लॉ रेगुलेशन बने क्यों बने हुए हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि गंदी गलत गलीज हरकतें ना करें, इसलिए लॉ बनाएंगे ना। क्या ख्याल है। अब वो कहता है कि ये एथिकल रूल क्या है, रूल एथिक्स क्या है, कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फंस गए हो जहां पे आपको राइट रॉन्ग डिसाइड करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 तरह के रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं इनके अकॉर्डिंगली चलना है। और रूल क्या फॉलो करना है कि इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पहली, बॉडी की प्रायोरिटी होनी चाहिए दूसरी, और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए तीसरी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल ये कहते हैं कि भाई आपका जो बॉस है आपने उसे फॉलो करना है। बॉस कहता है कि ये रिपोर्ट के अंदर ये फिगर इस तरह से नहीं, ऐसे लिख दे,
अब आप बैठ गए हो लिखूं या ना लिखूं, तो क्या पहले बॉस को फॉलो करना है? नहीं, पहले लॉज को फॉलो करना है, कहीं ये लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है। उसके बाद कोड्स ऑफ एथिक्स, फिर जाके तीसरी बारी आएगी किसकी? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी प्रोसीजर्स की, जो आपको कही गई है। सो वैल्यू जजमेंट मीन राइट रॉन्ग डिसाइड करते वक्त बीइंग अ प्रोफेशनल आपको क्या करना है? अपना एक्सपीरियंस नॉलेज यूज करना है। कैसे यूज करना है? उसमें आपको एंड पॉइंट एथिक्स को देखना है, मीन आउटकम देखने हैं। और आउटकम में आपको क्या देखना है? ईगोइज्म या यूटिलिटेरियनिज्म? यूटिलिटेरियनिज्म मीन बेस्ट फॉर सोसाइटी, बेस्ट फॉर मोस्ट देखना है। सेल्फ अप्रोच नहीं होनी चाहिए, मीन बेस्ट फॉर मी नहीं देखना। और दूसरा वैल्यू जजमेंट में आपको क्या देखना है? रूल एथिक्स। रूल एथिक्स क्या है? कि आपको राइट रॉन्ग डिसाइड करते वक्त किस चीज को पहले फोकस करना है, किस चीज को पहले आपने प्रायोरिटी देनी है? पहले लॉज रेगुलेशन को, अगर नहीं है तो उसके बाद प्रोफेशनल बॉडी के जो कोड्स हैं, और अगर नहीं है तो उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन की कोड। तीनों हैं तो पहली प्रायोरिटी किसकी है? लॉ रेगुलेशन की, दूसरी प्रोफेशनल बॉडी कोड्स की, और तीसरी ये क्या है? रूल एथिक्स है। मीन एथिक्स में रूल क्या फॉलो करना है आपने, मीन फॉलो क्या करना है? तो पहले लॉ को फॉलो करना है, नहीं है कोई गाइडलाइन नहीं है तो फिर प्रोफेशनल बॉडी, अगर वो नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी प्रोसीजर्स है। और यूं मिला के ये चैप्टर हो गया खत्म। बस आगे क्वेश्चंस हैं, और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम कवर कर चुके हुए हैं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हुए हैं। आपको अगर मैं बता दूं कहाँ कहाँ पे कवर कर चुके हैं, जो लोग ऑनलाइन में हैं उनके पास तो ऑनलाइन लेक्चर की एक्सेस है, जिनके पास नहीं है उनको भी बता रहा हूँ, ताकि वहाँ से अगर दोबारा कवर करने हो तो कवर हो सकेंगे। जो लेक्चर नंबर हमारा है 9, 10 और 11, इनके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। कुछ जो क्वेश्चन बच चुके थे वो हमने कवर किए हैं टेस्ट नंबर 2 में। टेस्ट नंबर 2 में हमारे जो क्लास में टेस्ट चलते रहे हैं, कोई 10 को टेस्ट हुए हैं हमारे, उसमें टेस्ट नंबर 2 में हमने कवर किए हैं। और टेस्ट नंबर 2 की जो डिस्कशन है वो लेक्चर नंबर 20 के अंदर है। कोई 1-2 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 2 में थे। कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए हैं अपनी असेसमेंट 1 में भी। असेसमेंट 1 जो हमारी थी उसमें भी एथिक्स के हमने कोई 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। असेसमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 एथिक्स पे था और क्वेश्चन नंबर 3 एथिक्स पे था, और इसकी डिस्कशन आपको लेक्चर नंबर 36 में मिलेगी। और कुछ एथिक्स के क्वेश्चन हमने जो है वो कवर किए हैं अपनी टर्म टेस्ट में भी। टर्म टेस्ट 1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एथिक्स के ऊपर था। और सारे के सारे क्वेश्चन हमारी जो बुक में हैं वो इनमें कवर हो गए हैं, बल्कि हमारी बुक के अलावा जो कोई क्वेश्चन थे 3-4 वो भी हमने इन टेस्ट के अंदर कवर किए हुए हैं। ठीक हो गया। सो AAA टक्कर मॉडल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। बाकी इस चैप्टर में क्या था? कोड्स ऑफ एथिक्स पांचों में कि 2-2 लाइनों में लिखने आने चाहिए। शायद आप लोगों ने टैक्स में पढ़े हुए हैं, कुछ लोगों ने ऑडिट में पढ़े हुए हैं, कुछ लोगों ने FAR 2 में पढ़े हुए हैं, तो सेम वही वर्डिंग लिखी जा सकती है। लॉ में भी पढ़े हुए हैं, सेम वही वर्डिंग लिखी जा सकती है, सेम वर्डिंग लिखी जा सकती है, चेंज नहीं ज़रूरी। इसके अलावा क्या था? एथिक्स इन बिजनेस। एथिक्स इन बिजनेस, किन स्टेक होल्डर के साथ रिलेशन को आपने फोकस करना है? एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर, कस्टमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, सोसाइटी। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक क्या था हमारे पास? लास्ट टॉपिक वैल्यू जजमेंट। मीन वाइल मेकिंग राइट रॉन्ग आपको क्या यूज़ करना है? जजमेंट। कैसे यूज़ करनी है? थ्रू एंड पॉइंट ऑफ एथिक्स, और उसमें फोकस करना है यूटिलिटेरियनिज्म को। और रूल एथिक्स, उसमें प्रायोरिटाइज करना है लॉ रेगुलेशन फर्स्ट, देन प्रोफेशनल बॉडी कोड्स, एंड देन
ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल पॉलिसीज प्रोसीजर्स। ठीक हो गया। सो ये चैप्टर 100% अब कंप्लीट हो गया। इसको प्रिपेयर करें आज और इसका टेस्ट दे दें, क्या कहला है, जिससे चीज़ें लॉकअप होती चली जाएंगी और आगे इसी तरह से एक एक चैप्टर को हम पकड़ते चले जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन क्या करेंगे कॉन्सेप्चुअली। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पहले 9 चैप्टर कवर हैं। इसमें चैप्टर 6 कोई चैप्टर नहीं है। चैप्टर 6 के अंदर क्या है, पेस्टल, 5 फोर्सेस, स्वॉट के सिर्फ क्वेश्चंस, कोई टॉपिक नहीं है उसके अंदर। क्या कहला है, आई कैप को शायद करना क्या चाहिए था कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन देने चाहिए थे, लेकिन उसे शायद टॉपिक वाइज क्वेश्चन अरेंज नहीं हुए, उसे पता नहीं चला कि मैं कौन से चैप्टर के साथ कौन सा क्वेश्चन रखूं, और जल्दी में उन्होंने क्या किया, क्वेश्चंस का एक चैप्टर बना दिया। तो इनफैक्ट अगर फैक्टली देखा है तो हमारे पास 17 चैप्टर नहीं, चैप्टर कितने हैं, 16 चैप्टर हैं। वो छठा चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है, वो जस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चंस किसके, पेस्टल, 5 फोर्सेस, स्वॉट। तो वो हम चैप्टर वाइज उनको अरेंज करके चैप्टर के साथ साथ कवर करेंगे। पहले जो चैप्टर में देखा जाए तो पहला पूरा एक चैप्टर सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर पे है। दूसरा चैप्टर पूरा का पूरा जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर पे है। तीसरा चैप्टर पूरा का पूरा सोशल और लीगल फैक्टर पे है। और उसके बाद आगे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर उसने 2 चैप्टर दे दिए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर 2 चैप्टर दे दिए, एक चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 हमने कवर किया हुआ है। चैप्टर 5 के अंदर कुछ टॉपिक हैं 3-4 जो हमने कवर करने हैं, और उसके बाद चैप्टर 6 सिर्फ क्वेश्चंस हैं। आगे चैप्टर 7 और 8 उसके अंदर क्या है, वैल्यू चेन, इंटरनल एनालिसिस, रिसोर्सेज और बीसीजी मैट्रिक्स, पोर्टर 5 फोर्सेस, लाइफ साइकिल मॉडल, ये चीज़ें हैं। तो आगे हम एक एक चैप्टर इस तरह से खोलते चले जाएंगे और कवर करते चले जाएंगे। ये एक वीक आपको कोशिश करनी है MFA इस अटेम्प्ट में पास करने के लिए। प्लीज़ ये एक वीक आपको देना है। ये एक वीक MFA को दे दो, उसके बाद आगे आने वाले जितने भी वीक्स हैं एग्ज़ाम तक, वो बाकी सब्जेक्ट्स को दे देना, अटेम्प्ट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी 2 क्लासेस चला करेंगी। एक में हमारा स्टैट का पोर्शन चल रहा होगा और दूसरी क्लास में यही इसी तरह से प्रीवियस हम एक एक चैप्टर जो है वो खोल के कवर किया करेंगे।